तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिंध पर अरब मुस्लिम का इन्वेजन। ये हमारा वीडियो नंबर 45 है इंडियन हिस्ट्री का। इसके पहले 44 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं और मेडिवल हिस्ट्री का ये फर्स्ट वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 पॉइंट पे। हमारा पहला पॉइंट होगा कि अरब पर जो इन्वेजन हुआ मुस्लिम का, इसका रीज़न क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, क्या उसका पूरा इवेंट्स क्या थे इम्पोर्टेंट, वो देखेंगे। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि अरब इसमें सक्सेसफुल रहे तो इसके पीछे क्या रीज़न थे। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो अरब इन्वेजन हुआ इसका इंडियन जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था और पूरे इंडिया पे लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी देखा जाए तो इफ़ेक्ट क्या हुआ। यानी कि हम पहले देखने वाले हैं रीज़न, उसके बाद हम देखने वाले हैं इवेंट्स, उसके बाद हम देखने वाले हैं कि सक्सेस के क्या रीज़न थे। एक तो अटैक का क्या रीज़न था, फिर दूसरा सक्सेस मिली उसका क्या रीज़न था, और उसके बाद हम देखने वाले हैं इफ़ेक्ट। तो ये हमारे 4 टॉपिक रहेंगे। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, एंशियंट हिस्ट्री की, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात देखने को मिलती है, वो ये कि कंट्री में चाहे कोई भी रेस रही हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज रही हो, सब में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी जो फंडामेंटल कल्चरल यूनिटी है वो प्रेजेंट रही है। ये पूरे एंशियंट हिस्ट्री में इंडस सिविलाइजेशन से लेकर के हमने पूरा हर्षवर्धन तक का टाइम देख लिया, लेकिन कल्चरल प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई थी। एक हिस्टोरियन है RS शर्मा, इन्होंने एक बात कही है कि जो एंशियंट हिस्ट्री के लास्ट तक, यानी कि कह सकते हैं कि स्टार्टिंग के 8th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था, या ये कहना चाहिए लास्ट हाफ, ये ज़्यादा सही रहेगा, 6th सेंचुरी का जो लास्ट हाफ था, 7th सेंचुरी का लास्ट हाफ, तो यहाँ तक जो इंडिया था वो कह सकते हैं कि वो एक हिंदू इंडिया था, हिंदू भारत था। और ये जो हिंदू वर्ड है इसका जो यूज़ था ये एक ब्रॉड लेवल पे किया जाता था, जिसमें हर तरह की जो कास्ट थी वो सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाया करती थी, भले ही वो चाहे बौद्ध हों चाहे जैन हों, ये सब कुछ इसी के ही एक पार्ट समझे जाते थे। लेकिन ये जो कल्चरल यूनिटी है ये अब डिस्टर्ब होती है राजपूत एरा में। यानी कि अब नॉर्थ इंडिया में अब जो राजपूत रूल कर रहे हैं जिस टाइम पे, यानी कि 8th सेंचुरी की जब स्टार्टिंग अब ये हो रही है, तब ये यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है। और इसका रीज़न था अराइवल ऑफ इस्लाम। इंडिया में इस्लाम के आने से अब जो कल्चरल और सोशल जो प्रॉब्लम्स जो उस टाइम से जनरेट हुई, उसका सॉल्यूशन आज तक कह सकते हैं कि निकल नहीं पाया है। अब थोड़ा अरब की बात करें तो अरब में मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, उसके बाद जो रिलीजियस लीडर्स हुए, उनको रिलीजियस और साथ में पॉलिटिकल, उनको कहा गया खलीफा। इसमें अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये जो स्टार्टिंग के 4 खलीफा थे, इनके टाइम का जो हिस्ट्री है, ये इस्लाम के हिस्ट्री में ये वाला जो टाइम पीरियड था बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इनके लीडरशिप में जो अरब मुस्लिम थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई हम अपना रिलीजन जो है चारों तरफ फैलाएंगे। बवंडर की तरह बिल्कुल फैल गई है। तो इनका जो खतरनाक लेवल का जो रिलीजियस कहना चाहिए कि इंथुजियाज़म था, और दूसरा ये कि बाकी बाहर वाले जो जगहें हैं वो ज़्यादा प्रॉस्परस है, खासकर इंडिया बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस था। तो वहाँ के जो धन है उसको लूट करके जो जो पाने की इच्छा थी, ये जो इनकी खतरनाक डिज़ायर थी, ये सब रीज़न बने कि ये इन्वेजन करते हैं। अब स्टार्टिंग में जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई, उसके 6 साल के अंदर सीरिया, इजिप्ट, इन सब में उनका जो है डोमिनेंस हो गया, वहाँ उनका अधिकार हो गया। इसके अलावा अफ्रीका का जो नदर्न कोस्ट है वो वाला रीजन हो गया, स्पेन हो गया, ईरान, एक एक करके सब उनके अंडर में आ गए। और
इस तरीके से जो अरब एम्पायर था वो फ्रांस के मिड पार्ट से ऑक्सस से होता हुआ काबुल वैली तक, काबुल रिवर तक फैल गया। अब बात करते हैं, ये तो बात हुई भारत के बाहर की, अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में हर्षवर्धन की डेथ के बाद, यानी कि वर्धन एरा के बाद, फिर से जो नॉर्थ इंडिया था, फिर से उसमें पॉलिटिकल यूनिटी ख़त्म हो गई और बहुत सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पावर्स उस टाइम पे बन गई। जैसे कन्नौज में यशोवर्मन रूलर हुए, और इसी तरह से गुप्त, जो बाद वाले गुप्त थे वो अपना डोमिनेंस कर रहे थे। इसी तरह से गुर्जर, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, कश्मीर में ललितादित्य, अफगानिस्तान और पंजाब में शाही डायनेस्टी, ये सब यहाँ पे डोमिनेंस इन सब का था। और इसी टाइम पे जो वेस्टर्न इंडिया कह सकते हैं, वहाँ पे इन सिंध वाले रीजन पे यहाँ पे अरब का अटैक होता है। तो अब हम बात करते हैं, अब हम आज का जो हमारा पहला हेडिंग है वो अब हम यहाँ से लेंगे, और ये है रीज़न। क्या रीज़न थे कि अरब ने इंडिया पे अटैक किया? तो रीज़न नंबर वन है कि जो इनका जो ट्रेड के थ्रू जो रिलेशन बन गया था, है ना, तो ये रिलेशन तो बहुत पहले से बन चुका था, काफ़ी पहले बीसी से ये चला आ रहा है, यानी कि कहना चाहिए कि 1000 सालों से रिलेशन बना हुआ था। और इस रिलेशन से यहाँ के जो रीजनल रूलर्स थे उनका, और जो पब्लिक थी उनका, दोनों का सिंपैथी और इनको सपोर्ट भी मिल रहा था। किनको? जो बिजनेसमैन थे, अरब बिजनेसमैन। तो ये तो हो गया कि भाई जानते थे पहले से, चीज़ों को पता था। अब दूसरा रीज़न, तो ये एक रीज़न हो गया, क्योंकि अगर कांटेक्ट ही नहीं है, चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, तो अटैक करना आसान नहीं होता है। लेकिन क्योंकि अब ट्रेड का रिलेशन पहले से बन चुका था, इनको चीज़ें पता थी, इनको यहाँ की सोसाइटी के बारे में पता था, तो ये एक रीज़न हुआ। फिर इसके बाद दूसरा रीज़न, और कहना चाहिए कि ये एक कोर रीज़न जिसको कह सकते हैं, वो ये हुआ कि जब 7th सेंचुरी, 6 to 7 सेंचुरी में जब इस्लाम का उदय होता है और फिर इनका बिल्कुल एक्सपेंसन तेज़ी से होता है, तो इससे जो अरब वाले लोग जो कि अब मुस्लिम बन चुके थे, उनको ये लगता था कि इंडिया पूरी तरह से ये मूर्ति पूजक देश है, और इस वजह से इनको ये लगा कि ये हमारा कर्तव्य है, इनको अपना ये कर्तव्य महसूस हुआ, धार्मिक कर्तव्य, कि जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं उनको समाप्त कर दिया जाए। तो ये इनको अपना नैतिक नहीं कहना, धार्मिक कहना चाहिए, धार्मिक उत्तरदायित्व इनको लगा। एक बात ये हुई। इससे भी बड़ी बातें कही जा सकती है कि इस टाइम पे जो इंडिया था वो सही मायने में भारत की चिड़िया था। तो जो इनको यहाँ के जो प्रॉस्पेरिटी थी वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, तो इसलिए ये भी एक इनका रीज़न था। तो दो कोर रीज़न कहे जा सकते हैं, यानी कि एक मनी और दूसरा रिलीजन। फिर इसके बाद इस टाइम पे फोर्थ रीज़न पे रखा जा सकता है कि इस टाइम पे जो पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन थी उसमें इस टाइम पे उनको ये लगा कि भाई यहाँ पे यूनिटी नहीं है, यानी कि जो बुद्धिस्ट हैं और जो ब्राह्मण हैं, इनके बीच में इनके बीच में थोड़ा सा कहना चाहिए कि मतांतर था, है ना। जो बौद्ध थे, बौद्धों को ये लगता था कि जो बाद में जैसे हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्यन एरा के बाद गुप्ता एरा आया। अब गुप्ता एरा और हर्षवर्धन वाला एरा, ये टाइम जो था, इसमें जो वैष्णव रिलीजन है वो अपने फिर से कहना चाहिए कि उसमें डेवलपमेंट होता है। और जिस तरीके से इम्पोर्टेंस मौर्यन एरा में मिल रहा था बुद्धिस्ट को, जो फिलोसफर्स रहे हैं, जो या जो प्रीस्ट रहे हैं, उनको उस तरीके से, जो भिक्षुक रहे हैं, मॉन्क्स रहे हैं, उनको उस तरीके से इम्पोर्टेंस इस टाइम तक नहीं मिल रहा था। और ये वही टाइम था जिस टाइम पे बौद्ध रिलीजन के अंदर भी वज्रयान और बहुत सारे तांत्रिक कल्ट वगैरह डेवलप हो चुके थे। तो ये कंडीशन थी इस टाइम की, और यूनिटी नहीं थी, ये तो एक रीज़न, बड़ा रीज़न था ही। अब इसके बाद ये सब रीज़न होने के बाद भी, ये तो ऐसे रीज़न है जो लंबे समय से चलेंगे, है ना। लेकिन अब कुछ
इंस्टेंट कुछ रीज़न होना चाहिए। तो एक कहना चाहिए कि भाई जो इमीडिएट कॉज जिसको कहेंगे, तो इमीडिएट कॉज में होता ये है कि ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका के जो किंग थे, उन्होंने एक शिप जिसमें कि कुछ मुस्लिम महिलाएं थी और धन संपत्ति ये सब कुछ इराक के गवर्नर हज्जाज के पास भेजा जा रहा था। यानी कि एक शिप श्रीलंका से कहाँ जा रहा है, अरब की तरफ जा रहा है। अब होता ये है कि सिंध वाले रीजन, कोस्टल रीजन के आसपास कुछ जो समुद्री डाकू हैं उन्होंने रुक लिया इसको। अब इस वजह से जो गवर्नर हज्जाज हैं उनको ये इस बात से बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उस टाइम पे सिंध के जो रूलर थे राजा दाहिर, उनसे इन्होंने कहा कि भाई हमें कंपेंसेशन चाहिए इसका। लेकिन दाहिर ने ये कह के मना कर दिया, कंपेंसेशन देने से मना कर दिया कि भाई उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो हमारे टेरिटरी के बाहर का मामला है, तो हम क्यों दें कंपेंसेशन। इस वजह से अब हज्जाज ने खलीफा वालिद से अपना परमिशन लिया और डिसाइड किया कि अब वो अटैक करेगा देवल पे, सिंध रीजन पे अटैक करने का यहाँ से उसने प्लानिंग बना लिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि 5 इंपॉर्टेंट रीज़न थे क्यों ये इंडिया की तरफ आए। पहला, ट्रेड रिलेशन के थ्रू पहले से इन्हें यहाँ के बारे में बातें पता थी। फिर रिलीजियस रीजन में कह सकते हैं कि भाई इस्लाम को प्रोपगेट करना था। फिर कह सकते हैं कि भाई जो ग्रीड ऑफ मनी ये भी एक रीज़न था। फिर कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल और जो सोशल यूनिटी यहाँ नहीं थी ये भी एक रीज़न था। और इमीडिएट कॉज हो ही गया ये। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो हज्जाज हैं इन्होंने किस तरीके से अब अपना प्लानिंग किया। तो इन्होंने 2 बार प्लानिंग किया लेकिन दोनों ही बार इनका जो एक्सपेडिशन था वो फेल हो गया। फाइनली हज्जाज ने अपने नए कमांडर इन चीफ और जो कि उनके रिलेटिव भी थे, उनके सन इन लॉ बताए जाते हैं, मोहम्मद बिन कासिम को प्रिपेयर किया कि भाई अब तुम जाओ और तुम सिंध पे अटैक करो। तो उस टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि लगभग 50 to 55,000 सोल्जर्स थे इनके पास। और इसके कंपैरिजन में जो किंग दाहिर थे, जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं थे, है ना, उनके पास इनके कंपैरिजन में जो आर्मी का स्ट्रेंथ था वो काफ़ी कम था। इसके अलावा दाहिर की एक मिस्टेक ये भी थी कि उन्होंने बॉर्डर पे इनको रोकने का कोशिश नहीं किया। जब तक वो उनके कैपिटल में नहीं आ गया तब तक वो इनएक्टिव रहे। अब इस वजह से 712 एडी में ऑटम सीजन था और अरब जो आर्मी है वो देवल में आके धमक गई। और देवल जो कि सिंध में पड़ता है, वहाँ लगभग 4,000 इंडियन सोल्जर्स थे। बहुत अच्छे से उन्होंने रजिस्ट किया लेकिन फाइनली क्योंकि बहुत बड़ी आर्मी थी, फाइनली जो अरब हैं इनको यहाँ पे विक्ट्री मिलती है। और इस तरीके से देवल जो ये सिटी थी इस पे इनका हो जाता है अधिकार। यहाँ कहते हैं कि 3 दिन तक भयानक तरीके से लूटमार और कत्लेआम चलता रहा। और ये कहा जाता है कि 16 साल से अधिक के जितने भी लोग थे, पुरुष थे, उन सबको काट दिया गया जिन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट नहीं किया। और बाकी की जो महिलाएं थी, बच्चे थे, इन सबको स्लेव बना लिया गया, दास बना लिया गया। अब इसके बाद ये अब कैपिटल की तरफ आगे बढ़ती है। बीच में बहुत सारे दूसरे फोर्ट्स मिलते हैं, उन सबको इन्होंने कैप्चर कर लिया। चचनामा के जो ऑथर हैं उन्होंने लिखा है कि भाई इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि जो उस समय के बुद्धिस्ट थे उन लोगों ने न्यूट्रल बिहेवियर रखा। यानी कि वो एक तरह से राजा दाहिर से नाराज़ थे और उन्होंने ये समझा कि भाई ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और इस वजह से वो न्यूट्रल रहे। और एक तरह से ऐसा भी कहा जा सकता है कि देशद्रोह, चशनामा में तो यही आता है शब्द, देशद्रोह किया एक तरह से। और बाद में फिर उनको भी छोड़ा नहीं उन्हें इन लोगों ने। अब जो इन्वेडर्स थे उन्होंने इनको भी नहीं छोड़ा, इनको भी मार दिया। तो इस तरीके से एक रीज़न ये भी था। अब इसके बाद फिर अब जो किंग दाहिर है अब उसको समझ में आता है कि भाई अब तो अटैक करना ही पड़ेगा। तो फाइनली उनका रावर कोई जगह है बताई जाती है, वहाँ पे इनके साथ बैटल होता है। और किंग दाहिर काफ़ी बहादुरी से तो लड़े लेकिन अब देर हो चुकी थी। और इसमें
वीर गति को प्राप्त हो गए और महिलाओं ने जौहर कर लिया। ये यहाँ से अब ये चीज़ स्टार्ट होती है। और इसके बाद और जो उनके रिलेटिव्स थे किंग के, उनकी 2 पुत्रियाँ थी और उनकी रानी थी, सब लोग पकड़े गए। उनका एक बेटा था जो एलोर का फोर्ट था, वहाँ पे लड़ते-लड़ते उसको भी फाइनली वो हार गया और उसको किला छोड़ना पड़ा। तो इस तरीके से पूरे सिंध में अब पूरी तरह से मोहम्मद बिन कासिम का यहाँ पे हो गया डोमिनेंस, यहाँ पे उसने कैप्चर कर लिया। इसके बाद फिर ये मुल्तान की तरफ आगे बढ़े और वहाँ इनको स्टार्टिंग में तो काफ़ी रेजिस्टेंस मिला, लेकिन फाइनली वहाँ भी इनको देशद्रोही मिल ही गया। कोई एक देशद्रोही था जिसने कि वहाँ पे वाटर सोर्स का बता दिया कि वाटर सोर्स कहाँ से, एक मेन जो एम्पायर है वहाँ तक, किंगडम तक जाता है, तो उसको बंद कर दिया इन लोगों ने, अरब इन्वेडर्स ने बंद कर दिया। और इस वजह से जो सिटी में रह रहे लोग हैं उनको पानी मिलना बंद हो गया, फाइनली उनको सरेंडर करना पड़ा। तो इस तरीके से वहाँ भी भयानक हत्याकांड हुआ, लूटा गया बहुत ज़्यादा, लोगों को स्लेव बनाया गया। और वहाँ से इन लोगों को इतना सोना मिला कि सोने मतलब गोल्डन सिटीज़ को नाम दे दिया, किसको, मुल्तान को। ये सब हो गया, लेकिन तब तक जो खलीफा थे वो चेंज हो गए और जो नए खलीफा थे उनका हज्जाज के साथ ठीक से रिलेशन था नहीं, एक तरह से दुश्मन थे वो, किसके, मोहम्मद बिन कासिम के। तो इस वजह से इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को वापस से इराक बुला लिया और वहाँ उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके फाइनली उनको मार दिया गया। बात है 715 या फिर 716 एडी की। तो इस तरीके से ये पूरे इवेंट्स थे मोहम्मद बिन कासिम के। अब हम ये देखते हैं कि ये तो हमने देख लिया इवेंट्स, अब देखते हैं क्या रीज़न था कि ये सक्सेसफुल रहे। तो पहला रीज़न यही है कि जो सिंध वाला एरिया था वहाँ पे यूनिटी ही नहीं थी। जो हिंदू थे, जो बुद्धिस्ट थे और जो दूसरे सेक्ट वाले थे, वो आपस में ही उनकी आपस में ही बनती नहीं थी। और जो बिजनेस क्लास थी उसको ये लगता था कि भाई ये आएंगे और इस तरीके से अमेलगमेशन होगा और फिर ट्रेड हमारा बढ़ेगा। नो डाउट बाद में ट्रेड बढ़ा, बट उस टाइम पे तो जो भी सामने आया है सबको ही इन्होंने मार दिया। फिर इसके बाद ये तो हो गया एक रीज़न। फिर दूसरा इकोनॉमिक रीज़न। तो इस टाइम पे सिंध का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं था, इसी वजह से इनके पास जो मिलिट्री रिसोर्सेज थे वो भी कम थे और कंपैरेटिवली जो अरब आर्मी थी वो काफ़ी बड़ी थी। तो एक ही रीज़न ये भी हो गया। फिर एक मिलिट्री रीज़न ये था कि भाई इनकी आर्मी ही बहुत बड़ी थी। ये तो इकोनॉमिक रीज़न था, इसी का कहना चाहिए, इसी का रिज़ल्ट है नेक्स्ट रीज़न। मिलिट्री रीज़न इसी का रिज़ल्ट है कि इनकी आर्मी ही काफ़ी छोटी थी और उन लोगों ने सीरिया तक से अपनी आर्मी बुला रखी थी। फिर रिलीजियस रीज़न। तो रिलीजियस रीज़न ऐसा है कि देखिए, जो रिलीजन होता है, धर्म जो होता है, बहुत बहुत ही कोर बिलीफ होता है। और अगर उस कोर बिलीफ से हम अपने किसी काम को जोड़ लेते हैं तो काम को करने का जो इंथुजियाज्म है, उसकी जो इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो उधर से अटैक कर रहे हैं तो वो तो अपना धार्मिक कर्तव्य मान के कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई ये तो धर्म के लिए किया जा रहा है। लेकिन इधर वाले कन्फ्यूज़ हैं, इनको अपना धर्म ठीक तरीके से समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या चाहिए। तो ये केवल बस अपने को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और वो इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनका धार्मिक कर्तव्य है। तो इस तरह से इनका जो जो धार्मिक एक कहना चाहिए कि जो एटीट्यूड था, इस वजह से ये सक्सेसफुल रहे। तो अब देखते हैं कि इफ़ेक्ट क्या हुआ। तो इफ़ेक्ट में सबसे पहले बात करें पॉलिटिकल रिजल्ट जो इससे निकला, जो पॉलिटिकल इफ़ेक्ट आया वो ये कि इंडियन जो थे, जो नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में जो थे, उन्हें इसके बाद भी कुछ समझ में आया नहीं। बाकी जो रेस्ट ऑफ द एरिया में इंडियंस थे उन्हें कुछ समझ में आया नहीं। अभी भी उनको ये नहीं लगा कि इनको भगा देना चाहिए यहाँ से, यानी अभी भी यूनिटी जैसी कोई चीज़ हुई नहीं। इसीलिए फिर अगला अटैक होता है तुर्क से, अगले जो मुस्लिम, क्योंकि तब तक तुर्क भी जो लोग थे वो सब मुस्लिम बन चुके थे। पहले तो अरब में इस्लाम जो है प्रोपगेट स्टार्ट हुआ और करते करते तुर्क वाले रीजन तक, वहाँ तक भी सबको मुस्लिम बना दिया। तो अब फिर उनका भी अटैक इसीलिए हो जाता है क्योंकि पॉलिटिकल यूनिटी नहीं आ रही है, मौका मिल रहा है।
हालांकि हालांकि जो अरब थे, जो अरब रूलर्स थे, जो कि नए रूलर अब आ गए हैं, इन लोगों ने कोई खास इनका इंटरेस्ट नहीं था कि बहुत एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाना है या कुछ। इनका बस यही था कि ठीक है, लूट के ले गए हैं, अब बाकी जो बचा हुआ है उसको और अच्छे तरीके से लेना चाहिए। तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में जो वहाँ के पहले जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में थे उन्हीं को रखा, यानी कि जो ब्राह्मण ऑफिसर थे उन्हीं लोगों को यहाँ पे अभी अपॉइंट किया गया। तो ये पॉलिटिकल इसका कंसिक्वेंसेस थे। अब इसके बाद कल्चरल कंसिक्वेंसेस की बात करते हैं। तो हिस्टोरियन श्रीराम शर्मा ने लिखा है कि ये जो अटैक हुआ था, ये जो इन्वेजन था, उसमें जो लूट मची हुई थी, इसमें सबसे जो कहना चाहिए प्रेसियस चीज़ थी वो था इंडियन कल्चर। जो ये इंडियन कल्चर था, ये सबसे प्रेसियस चीज़ थी। और स्टार्टिंग में जब इन्होंने अटैक किया तो इसी को पहले तहस नहस करना चाहा। पूरे मंदिर तोड़ दिए गए, मस्जिद बनवाई गई, ज़बरदस्ती इस्लाम कबूलने के लिए कहा गया, जिन्होंने नहीं कबूला उनको मार दिया गया, स्लेव बना लिया गया। और जो लोग इस्लाम रिलीजन में नहीं थे उनसे जजिया, उन पे जजिया टैक्स लगा दिया गया। और लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद, ये स्टार्टिंग की बात थी, लेकिन बाद में फिर उनको समझ में आ गया कि अगर लंबे टाइम तक रूल करना है तो थोड़ा सा सेकुलरिज्म दिखाना होगा। तो उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दिया, और इस तरीके से थोड़ा स्पेस देने से और एक सॉफ्ट कहना चाहिए कि कॉर्नर देने की वजह से थोड़ा इनका और प्रोपगेशन, इस्लाम का जो फैलाव था वो और थोड़ा सा आसान भी हो गया। और यहाँ इन्होंने बाकी जो इंडियंस थे उनसे वैवाहिक संबंध भी बनाए, और इस तरीके से एक इंडियन मुस्लिम, एक नई कहना चाहिए कि नस्ल अब निकल के सामने आई, इंडियन मुस्लिम। और ये यहाँ पे थोड़ा एक फैक्ट ध्यान रखना है कि अगर ऐसे देखा जाए तो जजिया टैक्स सबसे पहली बार कब लग रहा है? अरब इन्वेजन के टाइम पे। कौन लगा रहा है? मोहम्मद बिन कासिम। हालांकि ज़्यादा टाइम तक ये यहाँ रहा ही नहीं, चला गया इसके बाद, लेकिन फिर भी थोड़े टाइम के लिए इसने यहाँ पे इस तरह से लगाया। अब इसके बाद एक दूसरा जो कंसिक्वेंस सामने आया वो ये कि कल्चरली कल्चरली और लिटरेचर वाइज अगर देखा जाए, है ना, आर्किटेक्चर वाइज देखा जाए, तो इस टाइम पे काफ़ी प्रॉस्परस था इंडिया। और ये सब जो चीज़ें थी, इन्होंने जो अरब इन्वेडर्स थे उनको ये चीज़ काफ़ी इफ़ेक्ट की। अब जैसे कि बताया जाता है कि जो जितने भी हिंदू स्कॉलर्स थे और आर्टिस्ट थे, फिलोसफर्स थे, इन सब लोगों ने इनको अफेक्ट किया। और खलीफा, वहाँ के खलीफा ने एक इंडियन जो वैद्य थे उनको इलाज के लिए बुलाया भी था। और जो इंडियन टेक्स्ट थे उनका बाद में अरबी में ट्रांसलेशन भी हुआ। और ख़ासकर जो खगोल विद्या है वो इन्होंने यहाँ से सीखा। हाँ, और जो अंक होते हैं, अंकों का ज्ञान इनको अरब वालों को इंडियन से ही हुआ। तो इसीलिए हिस्टोरियन श्रीराम शर्मा लिखते हैं कि ये जो पॉलिटिकल कहना चाहिए कि विक्ट्री है, पॉलिटिकल विक्ट्री अरब की तो कही जा सकती है, लेकिन कल्चरल विक्ट्री किसकी थी? इंडिया की थी। ऐसा इन्होंने, इनके अनुसार ऐसा एक, ये भी एक नज़रिया है। अब इसके बाद बात करें अगर जो ट्रेड रिलेशन की, तो नो डाउट अब ट्रेड रिलेशन थोड़ा सा जो कि हर्ष के टाइम पे, हर्ष और कहना चाहिए गुप्ता के टाइम पे, गुप्ता पीरियड में जो ट्रेड रिलेशन साउथ ईस्ट एशिया से बनना, ज़्यादा वहाँ डिपेंडेंसी हो गई थी और यहाँ से कम हो गई थी, वो वापस से फिर से 8 से लेकर के 10 सेंचुरी तक जो ट्रेड रिलेशन था वापस से फिर से बन गया, फिर से इसमें डेवलपमेंट हुआ। और एक बसरा जो है, बसरा ये एक इंटरनेशनल कहना चाहिए कि स्टेशन था जहाँ पे इंडिया, चाइना, इजिप्ट, ईस्टर्न अफ्रीका, इन सब का जो गुड्स सप्लाई होता था यहाँ के थ्रू होता था। और बहुत सारे इंडिया के भी जो पोर्ट्स हैं उनका भी वहाँ अरब जो टेक्स्ट हैं उसमें नाम आता है, जैसे देवल हो गया, कॉम्बे हो गया, बड़ौच हो गया, थाने हो गया, सिंदाबूर हो गया गोवा में, क्विलोन, वालिन तंजौर में, कांजीवरम, ये सब जो रीजन थे इन सब का उनके टेक्स्ट में आता है नाम। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्या थे
कंसिक्वेंसेस। तो एक बार फिर से फटाफट समराइज़ करते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि 4 पॉइंट पे हमें बात करनी थी। सबसे पहले कि अटैक इनका क्यों हुआ, क्योंकि ट्रेड रिलेशन पहले से था, इस्लाम को प्रोपेगेट करना था। फिर जो ग्रीड ऑफ मनी है वो भी एक रीज़न था, और पॉलिटिकली और सोशली यूनिटी नहीं थी। और इमीडिएट कॉज में श्रीलंका से जो शिप जा रहा था उसको लूट लिया गया। फिर उसके बाद ताहिर ने उसको कंपेंसेशन नहीं दिया। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम में स्टार्टिंग में उनके पहले भी 2 बार एक्सपीडिशन आ चुका था, लेकिन वो हार गए थे। और फाइनली ये जो कहना चाहिए मोहम्मद बिन कासिम का जो इन्वेजन है, इसको तीसरा कह सकते हैं, है ना। हालांकि तीसरे इसके और भी पहले काफ़ी रहा है, लेकिन इस टाइम पे हज्जाज के टाइम पे, जब हज्जाज यहाँ पे हैं तब के टाइम पे देख कहना चाहिए तीसरा। और इसके बाद फिर इनका पूरा अटैक होता है। अटैक के बाद फिर इसके बाद क्या रीज़न था इनके सक्सेस में, तो यही कि यूनिटी नहीं थी, और इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, और मिलिट्री भी इनकी कम थी। रिलीजियसली ये उतने इनके पास मोटिव नहीं था इंडियंस के पास। वो केवल अपने आप को बचा रहे थे। उनके लिए ऐसा नहीं था कि वो अपने धर्म के लिए कुछ मतलब इंथुजियाज़म वहाँ से आ रहा हो, वहाँ से नहीं आ रहा था। लेकिन जो लोग अटैक कर रहे थे उनके पास इंथुजियाज़म रिलीजन से आ रहा था। फिर इसके बाद कंसिक्वेंसेस की बात करें तो पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस हमने देखा कि भाई फिर इन लोगों ने जो इंडियन ब्राह्मण ऑफिसर्स हैं उन्हीं से इन लोगों ने काम चलाया। और एक कंसिक्वेंस ये भी देखने को मिला कि इंडियंस ने अभी भी इससे कुछ सीखा नहीं, और उन्होंने अभी भी यूनिटी की उनको जो आवश्यकता है वो महसूस हुई नहीं। कल्चरल कंसिक्वेंस में श्री राम शर्मा कहते हैं कि भाई ये पॉलिटिकली भले ही उन्होंने हमको जीत लिया था, लेकिन कल्चरली हमारा जो इफ़ेक्ट था उसमें उन पे ज़्यादा रहा, हमने उनको ज़्यादा प्रभावित कर दिया। फिर इसके बाद जो इंडियन नॉलेज था लिटरेचर का, आर्ट का, फ़िलासफ़ी का, ये सब कुछ कहाँ पहुँचा, अरब पहुँचा। और उनको अंक का ज्ञान हुआ, खगोल विद्या का ज्ञान हुआ। यहाँ के वैद्य लोग वहाँ गए, वहाँ जा कर के वहाँ उसको और इनरिच किए, वहाँ के मेडिसिन वाले सिस्टम को। और ट्रेड, नो डाउट, ट्रेड तो जब इस तरह का कल्चरल एक्सचेंज होता है तो ट्रेड जो है वो बढ़ता ही है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें बात करेंगे तुर्क इन्वेजन की।